अब्बा की हवाई चप्पल लहराती हुई आई और उसकी कमर के बीचों बीच आकर लगी तो उसके मुंह से क्राह निकल गई और वो आगे को लुढ़क कर ऊंधे मुंह गिरा। मनहूस आवारा इंसान, सारा दिन बैठकर जनानियों वाले शो देखता है ये लड़का। कोई काम न धंधा, बस बैठा हार सिंगार देखता है जनानियों के। और ये टीवी वालियां, अब्बा ने हाथ निचाकर कहा, इनको भी कोई काम धंधा नहीं, बस सुबह सवेरे अपने रंग बिरंगे मुंह लेकर आ जाती हैं मॉर्निंग शो करने। वो कमर को हल्का झटका देकर बोले, जो दूर से ठुमका मालूम हुआ, और छोटी की तो हंसी छूट गई, जिससे अब्बा का पारा मजीद बढ़ गया। तू क्यों खीखी कर रही है, हैं? अंगारे बरसाती निगाहों से घूरा तो वो बेचारी तपश न सह पाई इन अंगारों की और फौरन अंदर कमरे में गुम हो गई। और तू मनहूस इंसान, अब उनकी तोपों का रुख एक बार फिर सलीम की तरफ हुआ। तू अभी तक वहीं पड़ा है कमबख्त। वो उसकी तरफ बढ़े, ऐन मुमकिन था कि उसे एक आध हाथ जड़ ही देते अगर अम्मा बीच में न आती। अरे रहने भी दो सल्लू के अब्बा, अब कितना गुस्सा करोगे? हाँ चलो रहने तो, बच्चा है। वो उन्हें ठंडा करके बोली, बच्चा है, ये कह कह कर ही तुमने इसे घोड़े जितना कर दिया है, मगर कमबख्त को न जाने अकल कब आएगी और कब ये काम धंधा करेगा। जानता है ये खबीस के मेरा वाह सहारा है, मगर मजाल है कि इसे रत्ती भर एहसास हो बाप का के हाथ बटाऊं। कितनी ख्वाहिश थी मेरी कि मेरा बेटा अफसर बने तो मेरा सीना भी चौड़ा हो जाए महल्ले भर में, मगर नहीं। इन्होंने सर को दाएं से बाएं घुमाया। मैट्रिक का इम्तिहान ही न जाने कितनी बार दे चुका है, मगर पास होने में नहीं आ रहा ये। सुन ले सल्लू, अगर इस बार पास ना हुआ ना तो तुझे कुछ कर दूंगा मैं। वो सलीम को देखकर गरजे, रहने दे अब्बा, और कितना कुछ करेगा। हाँ जब देखो तो तब ही मुझे मारता ही मिलता है तू। न जाने किस किस का गुस्सा तुझे मुझ पर ही उतारना होता है। देखो अब्बा, बार बार कह चुका हूँ कि पढ़ाई पल्ले नहीं पड़ती मेरे। मुझे नहीं बनना अफसर, मैं तो बस मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ, मशहूर होना चाहता हूँ मैं। वो जागती आंखों से एक बार फिर ख्वाब सजाकर जज्ब के आलम में बोला, जहाँ वो एक अनोखी दुनिया में था, जिसमें वो बड़ी सी गाड़ी से निकल रहा था और लोग उसे घेरे खड़े थे ऑटोग्राफ लेने के लिए। वो अपने नए सैलून का फीता काटने को आया था। सल्लू सैलून। अरे निकट्टू, तू ये जनानियों वाले काम करने का भूत क्यों नहीं उतारता अपने सर से? हाँ बता मुझे, अब तू क्या हिजड़ा बनेगा, हार सिंगार करेगा? बस कर दे अब्बा, अब बस भी कर दे। हिजड़े का नाम तो गोया सल्लू को करंट के मानंद लगा। वो उछल ही पड़ा, मैं खुद को तो लिपा पोती नहीं करता, न हार सिंगार का शौक है मुझे। वो नाराजी से बोला, तो दूसरों को तो तुझे रंगने का शौक है ना, वो भी जनानियों को। देख सल्लू, वो अब के लहजा नरम करके बोले, देख बेटा, अगर ज्यादा ही शौक है ना तुझे तो नाई बन जा। मुझे इतना दुख नहीं होगा जितना तुझे जनानियों की तरह काम करते हुए देखकर होता है। बस कर दे अब्बा। वो गुस्से में पांव पटकता हुआ सदर दरवाजा अबूर कर गया। देख ले जुबैदा तू अपने लख्त जिगर को। वो सहन से ही बावर्ची खाने में आटा गूंथती अपनी बीवी पर चिल्लाए, देख ले जरा, जो बाप की इज्जत का ख्याल हो तेरे पुत्र को। जहां भर में बदनाम करके ही दम लेगा ये लौंडा, मुझे रुस्वा कराएगा जमाने भर के सामने। वो बोले और चारपाई पर झुककर बैठ के। अंदर काम करती जुबैदा ने नाक से मक्खी उड़ाई, साथ ही नखुवत से सर झटका। अब्बा को भी न जाने क्या मसला है मेरे शौक से, मैं बस मेकअप आर्टिस्ट ही तो बनना चाहता हूँ। वो करीबी बस्ती के पास रेलवे लाइन पर बैठा अपने दिल की भड़ास खुद पर ही निकालते हुए बोला, मुझे मशहूर होना है। मैं भी चाहता हूँ बड़े बड़े लोगों की तरह मेरे पास भी गाड़ी हो, पैसा हो। वो खुद गुलामी में मसरूफ था, बाल बिखरे हुए थे, कमीज भी सिलवटों से पुर थी और जीन्स की पैंट जो कि कभी नीली थी अब धुल धुल कर अपना असल रंग कहीं खो बैठी थी। दूर से ही कोई देखकर उसकी बेबसी और मुफलिसी का अंदाजा लगा सकता था कि वो भी यहाँ की आम आवाम की तरह मजबूर बेकस था। वो भी अपने जैसे आम नौजवानों की तरह बस ख्वाब ही देख सकता था, जिसका शर्मिंदा ताबीर होना नामुमकिनात में से था। अरे भाभी, घर पर हो क्या? अंदर आती है नीला भुप्पी ने गला फाड़ा, साथ में दर्जन भर बच्चों का टोला भी दौड़ता भागता पूरे सहन में फैल गया। अरे पप्पू, आप कब आई? अंदर से छोटी निकली।
छोटी इधर तो आ जरा, वो उसे अपनी तरफ बुलाते हुए बोली। हाँ पुप्पो बोले। छोटी नजदीक आई। जरा इस लड्डू को संभाल, मैं रक्षे का किराया दे आऊं। वो लड्डू को छोटी को देकर पर्स लेकर दोबारा बाहर निकल गई और वो लड्डू को संभालने लगी जो हलक के बल चीख चीख कर रो रहा था। नन्ही और नन्ही खबरदार जो पौधे को हाथ लगाया तो वो 5 साला नन्ही को डांट कर बोली, और तुम जुनेद नीचे आओ चलो। 3 साला जुनेद सीढ़ियां चढ़ने के दर पे था, वो वहीं जम गया। बुढ़िया जो कि 10 साल की पुप्पो की पहलोटी की थी, वो किचन से निकली। अल्लाह बाजी, पता नहीं कितनी गर्मी है और ठंडा पानी नहीं पीने को। सलाम ना दुआ, ये क्या तरीका है बात का। छोटी को उसका बेबाक अंदाज एक आंख न भाया तो फौरन ही बोल पड़ी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है तुम्हारा बाजी? अब बताओ कि ठंडा पानी है कि नहीं। वो भी गुड़िया थी अपने नाम की एक, वो कहाँ पीछे रहने वाली थी। तुर्की ब तुर्की जवाब आया। चल अली, ये बैग पकड़, और तू नन्ही वो लाल बैग पकड़ कर ला। हामती कामती पुप्पो अपने बच्चों को हदायत देते आई तो दोनों मतवज्जा हुई। पुप्पो, आप अपने लड्डू को संभालें, कान खा गया है चीख चीख कर। वो बेजारी से लड्डू को पुप्पो को थमाते हुए बोली और फिर किचन की तरफ बढ़ गई पानी लाने को। इतने में जुबैदा भी जोहर पढ़कर सहन में आ गई। सलाम भाभी। वो बरामदे में पड़े तख्त पर बैठ गई। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी बात है कि तुम इस दफा पूरे महीने बाद आई हो, वरना तो हर दूसरे हफ्ते तुम हफ्ता भर के लिए रहने आ जाती हो। भाभी तंज ना करें, मैं अपने मेके नहीं आऊंगी तो कहाँ जाऊंगी भला। फुप्पो रूहानसी हो गई। अच्छा जाने दो, मैं तो मजाक कर रही थी। वो उनके कंधे पर हाथ रखकर साथ ही बैठ गईं। बादल न खास्ता यहाँ आंसुओं की नहरें ही ना बह जाएं। अरे भाभी, गुड़िया के अब्बू की दिहाड़ी नहीं लगी कई दिन, बड़े ही मुश्किल से गुजारा है ये महीना। फिर बच्चे भी बीमार थे, एक ही बुखार जान छोड़ता है तो दूसरे को आन लेता है। ओ चल, अब सब ठीक है ना? अम्मा दुपट्टे को खोलते हुए बोली। बस अल्लाह का शुक्र है, गुजर रही है जैसे तैसे। वो रब का शुक्र करके बोली। सलाम पुप्पो। सल्लो भी आवारागर्दी करके लौट आया। मूड उसका अभी भी बहाल नहीं हुआ था। वालेकुम अस्सलाम पुप्पो की जान। वो जान लुटाती नजरों से उसे देख कर बोली। दुनिया एक तरफ और सल्लू के लिए पुप्पो का प्यार एक तरफ था। क्या हुआ मेरे लाल को? किसी ने कुछ कह दिया? होना क्या है पुप्पो? वही अब्बा की डांट और क्या। वो भी सड़कर बोला। लो, एक तो भाईजान को न जाने मसला क्या है मेरे भतीजे से। चल तू मूड अच्छा कर, फिर मेरा अच्छा सा मेकअप कर देना। मुझे रात को शानी की शादी में जाना है। अल्लाह, रुबीना तेरी वो सहेली, उसकी अब शादी हो रही है? जुबैदा मुंह खोले पूछ रही थी। हाँ भाभी, वही मेरी बचपन की सहेली, अब कहीं जाकर उसके नसीब खुले हैं। अच्छा चलो, अल्लाह नसीब अच्छे करे, उन्होंने कहा। शाम को पुप्पो कपड़े पहनकर उसके कमरे में आ गई और बोली, चलो सल्लू जरा मेकअप तो कर दो। देख कपड़े पहन लिए हैं, अब जल्दी कर वरना लड्डू उठ न जाए, वो कराने नहीं देगा। वो जो मैगजीन में बने हेयर स्टाइल का जायजा ले रहा था चौंक गया। पुप्पो क्यों मुझे अब्बा से पटवाएंगी? दिल तो खुशी से उछल ही पड़ा था कि कोई तो है जो उसके शौक की पिजराई कर रहा है। देख लूंगी उनको भी, मजाल है किसी की जो मेरे लाल को हाथ लगाए। वो लगावट से बोली। चल आजा। वो ड्रेसिंग की मेज के सामने कुर्सी खींचकर बैठ गई। वो भी आ गया और कपड़ों की मुनासबत से उसने एक माहिर की तरह मेकअप करना शुरू कर दिया। कुछ उसके पास था, कुछ पुप्पो अपना उठा लाई थी। वैसे भी मॉर्निंग शोज की वजह से लोगों को मेकअप का काफी पता लग गया था। आए रोज वो ये काम तो सिखाते ही हैं। उसने बड़ा जबरदस्त मेकअप किया, हल्की क्वालिटी की चीजों से भी, और फिर बाल बनाए। अगरचे वो बहुत नफासत से नहीं बने थे मगर फिर भी बेहतर थे। अल्लाह सल्लू, तेरे हाथों में तो जादू है सच्ची। वो अपना अक्स देखकर बोली। न जाने क्यों भाई को नजर नहीं आता। वो उसकी तरफ पलटी। मैं आज खुद बात करूंगी आकर, तू दिल छोटा न कर। फुप्पो, आपका लड्डू उठ बैठा है। छोटी उसे संभालती अंदर आई तो ठिठक कर रह गई। अरे वाह फुप्पो, आप तो पहचानी नहीं जा रही, गजब ढा रही हैं, है ना? मेरे लाल ने मेकअप ही गजब का किया है, कमाल तो लगना ही है। वो इतराई। हाँ भाई, ये तो है, मेरा भाई कमाल करता है ये काम। पता है पुप्पो, ये साथ वाली नहीं शबाना, उसकी शादी पर भाई ने इतना अच्छा मेकअप किया था कि कुछ दिनों में कई मोहल्ले वालियां आ गईं मेकअप कराने, मगर अब्बा ने मना करवा दिया। अच्छा, मुझे क्यों नहीं बताया तूने सल्लू? मैं बात करती भाई से, उन्होंने शिकायत की। रहने दे पुप्पो, कोई फायदा नहीं, वो बुझे दिल से बोला।
रात को पुप्पो शादी से वापस आई तो सीधा भाई के कमरे में चली आई। आ गई तुम, बता देती तो लेने आ जाते, वो सलाम का जवाब देते हुए बोले। भाई अब मैं 5 बच्चों की माँ हो गई हूँ, अब खुद आ जाया करूंगी, वो ममनून हुई। कैसा रहा फिर रुबीना? रोटी वाली चंगेर में रोटी और सालन की कटोरी लिए भाभी भी वहीं आ गई। अच्छा रहा भाभी, पता है सब मुझसे पूछ रहे थे कि कौन से पार्लर से तैयार हुई हो। मैंने भी तनकर कहा कि अपने भतीजे के पार्लर से, तो वो सब बड़ा हैरान हुई। वो जोश से बोली, क्या कहा तुमने? भाई के मुंह में जाता नवाला हवा में ही मुअल्लक हो गया और भवें तन गई। क्या भाई, झूठ कहा, माशाल्लाह से उसने घर में ही मामूली चीजों से इतना कमाल तैयार किया मुझे, वो भी सिर्फ टीवी से सीख कर। पता है 2-4 औरतों ने तो पार्लर का पूछा भी, तो मैंने कहा घर पर ही है। बोली कल वलीमे के लिए वो यहीं से तैयार होंगी। मैंने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, हद हो गई है, अब ये घर पार्लर वाले का कहलाएगा। इन्होंने नवाला चंगेर में वापस तकरीबन पटक ही दिया। भाई देखें, अल्लाह ने उसे एक हुनर दिया है तो मैं उसके शौक का पूरा साथ दूंगी। रुबीना उनका गुस्सा किसी खातर में न लाई और कहूंगी कि आप भी साथ दें, आगे आपकी मर्जी, वो कहकर उन्हें छोड़कर चल पड़ी। जुबैदा ने भी किसक जाने में ही बेहतरी जानी। अगले दिन वाकई 3 औरतें सरे शाम मोहल्ले वालों से पूछते हुए पाई गईं कि पार्लर वाले लड़के का घर कौन सा है। शोमिया किस्मत के पूछ भी सल्लू के अब्बा से लिया, वो जो असर पढ़ने जा रहे थे। मोहल्ले के रशीद और सखीर के साथ बुरे फंसे। अगर बताते कि मेरा बेटा ही करता है तो जग हंसाई होती, ना बताते तो अलग मसला, लिहाजा उन्होंने खामोश रहने में ही आफियत समझी। अरे भाई बता भी दें कि पार्लर वाले लड़के का घर कौन सा है। उनमें से एक औरत रशीद साहब से पूछ रही थी। बहन पार्लर वाला तो कोई नहीं है यहाँ, वो अजीब सी नजरों से देख रहे थे। अरे बाजी इसकी फुफ्फो का नाम याद है तो पूछ लो, देर हो रही है, साथ वाली सरगोशी करते हुए उकताए लहजे में बोली। अच्छा भाई रुबीना सईद का घर ही बता दें, इस बार शानी की भाभी बोली। अच्छा रुबीना तो यूं कहे ना, ये हैं इसके भाई नसीम सईद साहब। तो भाई आप क्यों ना बोले पहले, इस बार पहली वाली नागवारी से बोली। खैर आपका घर कौन सा है? वो सबज दरवाजे वाला, वो कदरे शर्मिंदगी से बोले। वो तीनों बगल से निकलते हुए आगे बढ़ी। चलो आ जाओ सल्लू, तुम्हारे पहले गाहक ले आई हूँ। फुफ्फो अपने कदरे भारी वजूद को संभालते हुए छत पर चारपाई पर लेटे सल्लू को देखकर बोली। वो तो उछल ही पड़ा। क्या कहा फुफ्फो? वो हैरान था। भाई कहा था ना मैं तेरा साथ न छोड़ने की, तूने ही सुबह से शक्ल नहीं दिखाई थी। सुबह ही भाई की डांट के बाद ऐसा गायब हुआ कि शक्ल न दिखाई। अब आ जाओ, तुमसे मेकअप कराने के लिए आई हैं शानी की भाभी और उनकी बहन। मैंने तुम्हारी तारीफ ही इतनी की और बाकी का काम तुम्हारे हाथों ने किया जो इतना कमाल तैयार किया था मुझे। सच बोल रही हैं फुफ्फो? वो फरते मुसरत से उन्हें कंधे से थामते हुए बोला। 100% सच मेरी जान। अब चलो ना, न जाने मेरे बच्चों ने क्या हाल बनाया होगा नीचे। आ जाओ बस। वो उसका हाथ थामे नीचे बढ़ी। वो दोनों नीचे सहन में उतरे तो खुद को उनका मुंतजर पाया। छोटी भी बड़ी पुरजोश दिखाई दे रही थी, जबकि जुबैदा शशोपंज में मुब्तला थी कि न जाने इसके अब्बा क्या करें, मगर आने वालों के सामने खामोश थी। सल्लू के पास जो अपनी माँ और बहन का सामान था और जो फुफ्फो का लाया सामान था, उससे वो शुरू हो गया। सल्लू ने तीनों का मेकअप किया। तीनों तो बहुत खुश थीं। उन्होंने उसे 1500 रुपए दिए तीनों के। उसने कांपते हाथों से थाम लिए। खुशी और जज्बात से उसकी आंखें भीग गईं। अब्बा भी मगरब पढ़कर घर में दाखिल हुए तो कदरे ठिठक गए। वो तीनों वापस लौट रही थी। हल्की सी निगाह में तो वो पहचाने ही नहीं कि ये वही तीनों हैं। मेकअप ने तो शक्ल ही बदल दी थी। सुबैदा और छोटी तो उन्हें देखकर परेशान हो गईं। माहौल जो कि सल्लू की कामयाबी से काफी खुशगवार था, वो उनकी आमद से कसीफ होना शुरू हुआ। जैसे जैसे वो उनकी तरफ बढ़ रहे थे, वैसे वैसे ही सल्लू को सांस लेनी मुश्किल हो रही थी। अब्बा देखे मेरी पहली कमाई। उसने 500 के 3 नोट आगे बढ़ाए। जनानियों को लेपापोती करके तूने कमाए, वो गरजे। वो बोले तो बोलते ही चले गए। खूब लान तान की उन्होंने और इस लपेटे में फुफ्फो भी आ गई। फिर गुस्से में वो अंदर चले गए। सभी अपनी अपनी जगह साकत थे। सल्लू ने पैसे फेंक दिए और गुस्से से दरवाजा अबूर कर गया। हद कर देते हैं भाई। रुबीना फुफ्फो को भी गुस्सा चढ़ गया। सबसे ज्यादा तो सल्लू की तरफ से उन्हें दुख हुआ, क्योंकि वो बेचारा तो पहले ही घबरा रहा था, मगर हिम्मत तो उन्होंने ही दिलाई थी कि कोई
और उसका बाल भी भीगा ना कर सकेगा, मगर हो तो उलट ही गया। वो पांव पटकते हुए लड्डू को तकरीबन जुबैदा भाभी की गोद में गिराकर भाई के कमरे की तरफ बढ़ गई। हद करते हैं आप भी भाई। वो दरवाजा धाड़ से खोलकर अंदर आई। नसीम साहब भी ऐसी इफ्तिदात पर घबरा गए। वो जो लेटने को थे उठ बैठे। क्या था जो बच्चे का दिल रख लेते, बिस्मिल्लाह करके उसकी कमाई पकड़ लेते और हौसला अफजाई करते। आंसुओं से तर आंखों से वो बोली, उसने मेहनत की थी, कहीं जुए से जीत कर तो नहीं लाया था वो। आपको तो खुश होना चाहिए था कि अल्लाह ने उसे हुनर दिया है और वो उसका खूब इस्तेमाल जानता है, मगर नहीं, उन्होंने सर मारा। मिजाल है जो बच्चे का दिल ही रख लिया हो। वो अपना गुस्सा निकाल कर ठंडी हुई। हाँ तो जायज काम से कमाए ना के लीपा पोती से। औरतों को क्यों छुए है वो भी अकड़ कर बोले, बस करें भाई, बस करें आप। जब उन औरतों के बाप भाइयों और शोहरों को फर्क नहीं पड़ता तो आपके पेट में क्यों मरोड़ उठ रहे हैं। और वैसे भी हमारा बच्चा बस अपना काम करता है और उसकी नीयत सिर्फ काम की है, ना कि छेड़खानी की। वो उन्हें चुप कराकर पलट गई, जबकि वो सर पकड़कर बैठ गए, क्योंकि बात वो ठीक ही कह गई थी। आज वाकई ज्यादती कर दी थी उन्होंने सल्लू के साथ। आज तो उन्हें फख्र होना चाहिए था कि अपने बेटे की कमाई पर, जो उसने मेहनत से कमाई थी, उन्हें दुख हुआ। वो बार बार अपने आंसू रगड़ता और वो कमबख्त फिर से निकल पड़ते। वो रेलवे लाइन पर बैठा इर्द गिर्द से बेनियाज बस रोए जा रहा था। वो अपना दिल हल्का करने यहीं आ जाता था। अब्बा ने अच्छा नहीं किया, मेरा मान ही रख लेते तो क्या बिगड़ जाता उनका। तीरों के निश्तर से शायद इतनी तकलीफ नहीं होती जितनी अपनों के अल्फाज के खंजर जिगर चीरते हैं। आज मेरे लिए कितना बड़ा दिन था कि कोई घर चलकर मेरे हुनर की पिजीराई के लिए आया है, मगर नहीं, अब्बा को तो बस मुझ में दुनिया जहान के कीड़े ही निकालने आते हैं। मैं ही सबसे ज्यादा निकट्टू हूँ, मैं ही आवारागर्द हूँ, मैं ही खराब हूँ, क्योंकि मैं अफसर नहीं बन सकता। एक बार फिर उसने आंसू पहुंचे, मगर मैं क्या करूं मेरे मालिक, तू मुझे बता। वो आंसुओं से तर चेहरा आसमान की तरफ उठाकर बोला, मैं क्या करूं। आंखों में इंतहा की बेबसी थी। मैं वो नहीं बन सकता जो अब्बा चाहते हैं, क्योंकि मेरी अकल मेरा साथ नहीं देती, मगर मैं वो हूँ जो तूने मुझे बनाया है। बस मेरे मालिक, तू मेरे बाप का दिल मेरे लिए नरम कर दे, नरम कर दे, नरम कर दे। वो फूट फूट कर रो दिया, जबकि दूर कहीं गाड़ी की चक चक की आवाज धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। ओह, पास से गुजरते एक लड़के ने उसे देखा और तेजी से उसकी तरफ दौड़ा। ओ लड़के, मरना है क्या। वो तकरीबन उसे घसीटता हुआ लाइनों से दूर लाया और कुछ सेकंड्स के बाद गाड़ी तेजी से उसके सामने से गुजरी। वो तकरीबन उसका हम उम्र ही था, सूखा सा कांटे जैसा बदन, थोड़ी बड़ी हुई शेव और मलगजे बाल। क्या घूर रहे हो। हाँ, उसे अपनी तरफ मतवज्जा पाकर वो बोला, शुक्रिया मुझे बचाने का। सल्लू ने फक्त ये कहा और वापसी के लिए पलट गया, जबकि पीछे खड़ा अजनबी लड़का बस उसे देखता ही रह गया। उधर नसीम साहब की सारी रात आंखों में कट गई। वो बेड के किनारे लेटे सहन में खुलने वाली खिड़की से मुसलसल बाहर की तरफ अंधेरे में न जाने क्या खोज रहे थे। सोचें बुरी तरह से मुंतशिर थीं। रह रहकर उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा था। न जाने कितने ही लम्हे शर्मिंदगी में गुजर गए। उनकी सोचों का सिलसिला तब टूटा जब सल्लू ने घर में कदम रखा। बाहर के दरवाजे की कुंडी खुलने की आवाज आई, साथ ही शिकस्ता कदमों से वो अंदर आया। पल भर के लिए उसने अब्बा के कमरे की तरफ देखा और फिर जीने अबूर कर गया, जो खिड़की के एंड सामने था। नसीम साहब को सल्लू को देखकर कुछ हुआ। न जाने कब आंखों की नदी का बंद तोड़कर एक नन्हा सा आंसू गाल पर बह निकला। ये आंसू न जाने सल्लू के लिए था या फिर अपने उन ख्वाबों के लिए जो सल्लू की जात से वाबस्ता थे और बुरी तरह टूटे थे। आज न जाने क्या हुआ था कि अब्बा बाहर बैठे को खाली करवा रहे थे। उन्होंने सबसे कह दिया था कि सब सामान निकाल दो बाहर। सलीम आज भी चुपचाप था। वो उस दिन से खामोश था जब से वो हादसा हुआ था। अगले रोज फुप्पी नाराज होकर वापस चली गई थी, वरना वो उसका मूड जरूर बहाल कर देती। अरे सल्लू के अब्बा क्या कर रहे हैं, क्यों खाली करा रहे हैं। अम्मा से रहा ना गया तो पूछ बैठी, तुमसे जो कहा है ना वो करो, बस ज्यादा तफ्तीश मत करो। वो मसरूफ से अंदाज में बोले, जबकि अम्मा बुरा सा मुंह बनाकर रह गईं। अम्मा अब्बा क्या कर रहे हैं और ये सामान कहाँ रखना है। छोटी भी छोटे सोफे को घसीटते हुए बोली, तो खुद पूछ ले। वो जो पहले ही गुस्से से भरी बैठी थी उसे झाड़ पे लाकर बोली। घंटा भर लगाकर सामान बाहर निकालकर दूसरे कमरों में मुंतकिल कर दिया गया।
फिर अब्बा ने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया ड्राइंग रूम का, और अंदर से ठोका ठाकी की आवाजें आने लगी जो घर भर के तजस्सुस को बढ़ा रही थी। सल्लू तो चुपके से घर से निकल गया, जबकि अम्मा और छोटी भी मसरूफ हो गई। करें जो करते हैं, अम्मा ने नाक से मक्खी उड़ाई और अपने कामों में मसरूफ हो गई। सल्लू के अब्बा ने एक तायराना निगाह कमरे में डाली। अभी इंतजाम कम था मगर बहुत था शुरुआत के लिए। 2 दिन से वो लगे हुए थे अपने काम में। अरे जुबैदा बेगम इधर आओ भाई, वो पुरजोश अंदाज में बोले। आती हूँ, जुबैदा बेगम ने किचन में से आवाज दी। अरे छोड़ो सारे काम, बस इधर आओ। उनसे रहा नहीं जा रहा था। क्या है सल्लू के अब्बा? वो दुपट्टे के पल्लू से हाथ मलती आई और जैसे ही निगाह कमरे में पड़ी तो उनका मुंह खुले का खुला रह गया। ये क्या? उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। बस जरा सल्लू को आने दो तुम, उन्होंने हाथ उठाकर कहा और बेचैनी से इंतजार करने लगे। शाम ढले वो लौटा। सारा दिन सड़कें नापने के बाद उसे शदीद भूख लग रही थी। अम्मा खाने को कुछ दे दें, वो हाथ धोते हुए बोला। कहाँ थे जनाब? अब्बा चेहरे पर संजीदगी सजाकर बोले, जबकि अंदर से उनसे रहा नहीं जा रहा था। आपको क्या कि मैं कहाँ था, क्या कर रहा था? वो नजरअंदाज करके अंदर जाने लगा तो अब्बा ने उसे कंधे से थाम लिया। इधर आओ, कुछ दिखाना है तुम्हें। वो उसे लेकर अंदर ड्राइंग रूम की तरफ चले। पीछे पीछे खुशी से छोटी और अम्मा भी थीं। अरे छोटी लाइट जलाओ भाई। जी अब्बा। वो पुरजोश सी बटनों की तरफ बढ़ी। जैसे ही कमरा रोशन हुआ तो सल्लू का मुंह खुले का खुला रह गया। अब्बा ये सब? वो हैरान सा पलटा। कमरे में एक तरफ दीवार पर शीशे लगे हुए थे, उसके आगे काउंटर बना था, शीशों के गिर्द लाइट्स थीं और आगे कुर्सियां थीं। बस बेटा, मैं इतने की ही सकत रखता था। वो चीजों की तरफ इशारा करके बोले। अरे अब्बा ये बहुत है मेरे लिए। वो खुशी से गले लग गया। मेरे लिए यही बहुत है कि आपने मुझे मेरा शौक पूरा करने की इजाजत दे दी। बस देखिएगा अब्बा, मैं कितना बड़ा मेकअप आर्टिस्ट बनूंगा। उसकी आंखों में यकीन था। अब्बा भी खुश थे अपने अकलौते बेटे को खुश देखकर। जरूरी तो नहीं कि हर बच्चा बड़ा अफसर बने, कुछ बच्चे खास भी होते हैं और उनका बच्चा खास था क्योंकि वो अपने काम में माहिर था बगैर किसी से सीखे। भैया तुम अपने पार्लर का नाम क्या रखोगे? छोटी तजस्सुस से बोली। सल्लू ब्यूटी पार्लर। उसके कुछ कहने से पहले ही अब्बा बोल पड़े। सब बेख्तियार हंस दिए। अल्लाह तो मेरे बच्चे को बहुत कामयाब इंसान बनाना। अब्बा ने सल्लू के चेहरे पर इत्मीनान और खुशी देखी तो बेख्तियार उसकी कामयाबी के लिए दुआ कर डाली। उन्होंने सल्लू का हाथ थामकर कामयाबी की मंजिल की जानब पहला कदम तो बढ़ा दिया था, जबकि उसे अपनी मेहनत के जरिए अब आगे खुद बढ़ना था।